नमस्कार। आज हम लोग फिर एक नए पेपर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और नए पेपर के अंदर हम लोग क्लास 9th के लिए जो हम लोग सीरीज चल रही थी उसी के अंदर हम लोग गणित में हम लोग बात कर रहे हैं। और आज का वही प्रश्न जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कई बार आपको कह दिया कि जो क्वेश्चन बनेगा वो केवल इन्हीं के ऊपर बेस बनता है। हो सकता है संख्याएं चेंज कर दे, क्या हो जाए अपने पास में संख्याएं चेंज हो सकती है। जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है √5 एक है, तो सबको पता है सर एक अपरिमेय संख्या है। अब इसकी जगह क्या करेगा वो, √5 की जगह √11 दे देगा। तो √11 है एक अपरिमेय संख्या, तो इसे चेंज क्या होगा बताओ, होगा क्या कुछ चेंज? अब बताओ, मैंने आपको कई बार बता रखा है। बताओ चलो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बता बेटा? देखिए पाई का जो मान अपन लेते हैं 22/7, ये कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को देखकर भावुक नहीं होना है। आप ये सोचोगे नहीं सर पाई का मान है 22/7 है तो अपरिमेय होगा। नहीं, 22/7 क्या है जबकि पाई क्या है? क्योंकि जब पाई की हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 3.14 और कुछ आगे तक चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए कौन संख्या ये एक अपरिमेय संख्या। बात में है क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है बताओ? वे संख्या है जो एक से शुरू होकर धनात्मक अनंत तक क्या करती है जाए। इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत। या वे संख्याएं जिनको गिनती के काम में लिए जाती है। वे संख्याएं जो गिनती के काम में आती है या ली जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब गिनती ऐसा तो इनमें गिनती 0 से चालू होगी। भाई किसी भी वस्तु को हम लोग गिनना स्टार्ट करें, गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब गिनती कहाँ चालू होती है? 1 से। क्या माइनस में 50 आदमी हो सकते हैं क्या? क्या माइनस में 10 पेन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब कहाँ तक जाएगी गिनती? केवल धनात्मक अनंत की तरफ। बात समझ आएगी? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q ≠ 0। और नीचे लिखना पड़ेगा P व Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या बात सबको समझ में क्या? और बताओ अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में उन्हें क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सीख लिए? एक तो हम लोगों ने पहला सीखा, फिर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पाई क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। और इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे की बात करें। अगला क्वेश्चन है x² - 9 का हल है। x² - 9 का हल है, तो इसका भी हम लोग यहाँ हल देख ले क्या? चलो यहां देखो, सबसे पहले हल क्या होगा, ध्यान दो इधर सब। सबसे पहले हम लोग बात करें तो गुरुजी अपने पास में है x² - 9। x² - 9 आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं और हम भी इसको दो तरीके से हल करने की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगी बात ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखो यहां से, क्या मैं x² क्या 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ 9 को 3 का स्क्वायर? अब क्या हम लोग एक सरल समीकरण जानते हैं क्या? a² - b² क्या होती है? a + b और a - b, यही तो होती है क्या? पता a का मतलब किससे? x से, और b का मतलब किससे? 3 से, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बनेगा? x + 3 और x - 3। क्या किसी को डाउट है? क्या ऐसा हल है क्या किसी में? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का क्या रहेगा? उत्तर रहने वाला है। और दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हल बताओ कैसे निकालेंगे इसका? मैं ऑप्शन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? ऑप्शन की। x का मान 0 को छोड़कर कोई भी मान लो, 0 को छोड़कर एक संख्या हम लोग मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं। अब बताओ क्या माने? सबसे पहले 5 मान लें।
अब बताओ 5 का स्क्वायर, अरे 5 का स्क्वायर इधर रख के देख लो सर। 5 का स्क्वायर माइनस 9, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 9 गए, कितने बचेंगे 16। ये केवल ऑप्शन वाले सवाल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं केवल। अगर अपने गुणनखंड भी नहीं आते, अपने को सर्वसमीका भी याद नहीं, तो ये जुगाड़ बहुत काम में आने वाला है। ये क्या बताओ अपना, अरे एक प्रकार का क्या है बोलो, जुगाड़ रख दिया गया। अब सभी ऑप्शनों में x की जगह 5 रख के देख लो, क्या रख के देख लो, जिस से अपना उत्तर कितना मिल जाएगा 16, वही अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। अब चलो चलो बी में रख के देखेगा, बी में रख के देखते हैं। 5 का स्क्वायर, माइंड में बोलना, 5 का स्क्वायर 25 में से 3 गया तो 22, इसका मतलब क्या 16 बना क्या, इसका मतलब ये उत्तर। 5 का स्क्वायर 25 में 3 जोड़ने पर 28 आता है 16, इसका मतलब ये भी अपना उत्तर। अब देखो जब ये ही नहीं हुआ तो ये तो कहां से होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81, और 25 में 81 जोड़ने पर कितना आता है, 25 में 81 जोड़ने पर कितना आता है, हाँ 25 में 81 जोड़ो 106 आएगा, और 106 भी अपने प्रश्न का उत्तर। देखिए इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखो 5 और 3, 5 रखेंगे ना तो रख के देख लो, इसमें रखे ना अपने को तो इस नीचे वाले में बोलो, नीचे वाला क्या है, x + 3 और x - 3, यही तो ना, 5 + 3 और 5 - 3, ऐसा ही क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया तो क्या 8 दूनी 16 बना क्या, तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो ऐसे भी हम लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक तरीका किसके लिए काम में लेना है, केवल ऑप्शन वाले सवालों के लिए। पास में क्या कोई समस्या, इसका मतलब मुझे एक बात तो, इसमें किसी भी प्रकार के सूत्र की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब जिस बच्चे को गणित नहीं आती और केवल जोड़ गुणा भाग आते हैं और थोड़ा सा स्क्वायर करना आता है, क्या वो भी इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है क्या। इसलिए घबराने की जरूरत, अपन लोगों को केवल एग्जाम में पास होना है, जुगाड़ है। आसिफ खान कर देगा क्या, कोई दिक्कत, अमित हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है। 2 चर का मतलब x और y दोनों होने मतलब साथ में आने चाहिए। अब देखो चलो यहां से, क्या x और y क्या, यहां पर केवल क्या है x नहीं होगा, केवल y है, तो इसमें x और y दोनों आ रहे हैं क्या, और 2 चरों का मतलब x 5x + 3y = 7, इसका मतलब कौन सा समीकरण हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। चलो इसका अपन ऑपरेशन करते हैं। हाँ क्या करेंगे इस क्वेश्चन का हम लोग, ऑपरेशन। हम लोगों ने इसका जवाब तो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, जवाब। अब बताओ समीकरण क्या है, 5x + 3y क्या, 3y = 7। अब ध्यान देने की बात ये है, मनीष खड़ा हो, सबसे पहले जल्दी बोल, सबसे पहले इसको व्यापक रूप में चेंज करो। व्यापक रूप क्या होता है बताओ, ax + by + c = 0, इसका मतलब बराबर में 0 होने की आवश्यकता है। अरे बराबर में क्या करने की आवश्यकता है, 0। क्या हम लोग बराबर में 0 कर लेंगे क्या, कैसे करेंगे बराबर में 0 बताओ, देखें इसको इधर ले जाएं तो 5x + 3y - 7 = 0। और जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा तो एक चीज अपने को दिखाई दी कि सर x के आगे जो लिखा होता है वो a का मान होता है, इसका मतलब x का गुणांक किसका मान होता है, a का मान, किसका मान होता है, तो a का मान बता विक्रम क्या होगा, 5, b का मान बोल, y का गुणांक हो गया, वेरी गुड, और c 7, सहायता प्लस का माइनस का, तो माइनस का क्या जाएगा। तो क्या हम लोगों ने एक चीज और निकालना सीख गए क्या, एक तो ABC का मान, दूसरी बात 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक,
ये आपको याद होना क्या होगा या नहीं होगा? ऐसे प्रश्न कर लेंगे क्या? अपने को तो यहाँ क्या पूछा था, कौन सा समीकरण दो चर में है, वो अपने बता दिया। उसके साथ साथ ही समीकरण क्या हमने ऑपरेशन करने से किसके मान का पता चला? ए, बी और सी के मान का। दूसरी बात, हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को व्यापक रूप में भी लिखना सीख लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? बैठ जा, बैठ मनीष बैठ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु -10,0 स्थित है। अब देखो पढ़ाया था ना अपन ने, बताओ किसका मान है? अरे किसका मान है? लेकिन x का किस में है और क्या है? इसका मतलब क्या y x की ऋणात्मक दिशा पर है क्या? प्रथम पाद में क्या? प्रथम पाद का मतलब सीधा सीधा प्रथम चतुर्थांश। तो अब देखो यहां से ध्यान रखो, कोई भी बिंदु अगर y x की ऋणात्मक दिशा में तो मान कितना आएगा? 0, -1। अपन डिटेल से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? डिटेल से। अब देखो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक में क्या आता है? प्लस कोमा, अरे प्लस कोमा प्लस आता है ना। अब देखो तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही किसके आते हैं? दोनों ही किसके आते हैं? माइनस के आते हैं। और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर तो -x, अब चलो बताओ धनात्मक x की बताओ क्या जाएगा? x, 0। अरे धनात्मक x की दिशा में पूछ रहा हूं मैं, तो x, धनात्मक y x की दिशा में क्या आएगा? धनात्मक y x की दिशा में क्या आएगा? धनात्मक y x की दिशा में क्या आएगा? 0, कोई समस्या है क्या इसमें? तो इसका मतलब अपना उत्तर कौन सा होगा? x की ऋणात्मक दिशा। कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी ना? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हल है। तो हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, जब भी एक क्वेश्चन हो तो अपने को जो बिंदु दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें? मनीष दिखाई दे रहा है क्या? बिंदु का हल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बिंदु में पहला मान किसका, दूसरा मान किसका? तो क्या इस समीकरण x और y की जगह रख सकते हैं क्या? रखो फटाफट उत्तर बताओ, जल्दी करो जल्दी करो। x + y बराबर कितना है? k। x का मान कितना रखना है और y का मान कितना रखना है? बताओ उत्तर कितना आएगा, जल्दी बोलो। तू खड़ा हो विक्रम, आगे बैठ इधर, जल्दी खड़ा हो जाओ वहां से, जल्दी बताओ रे। दो आ गया? -2, -2 कहीं का आएगा? 2 रखेंगे ना, ये 2 प्लस y की जगह बराबर में, तो 2 में 0 जोड़ने पर 2 ही आएगा और बराबर में क्या आएगा? k। इसका मतलब k का मान कितना आ गया? ये प्लस का 2 आएगा। इसका मतलब ये जो भी कर रखा है इसने क्या कर रखा है? गलत कर रखा है। क्या कर रखा है इसने? हाँ, तो ये उत्तर क्या है बताओ? गलत है। बात में क्या? ये उत्तर क्या है इसका? गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है अनंत। वेरी गुड। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? न्यून कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री से कम। बताओ 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? देख कितने प्रश्नों की चर्चा कर ली हम लोगों ने। 180 वाले कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं इसको? सरल कोण। और दूसरा नाम क्या जाएगा? ऋजु कोण। कौन सा जाएगा? तो ये याद लिखो जल्दी जल्दी। इन छोटी छोटी चीजों को साथ साथ में लिखते रहा करो। लिख रहे हैं क्या आपके पहले? वेरी गुड, लिख रहे हैं। तो 360 के बताओ कोण को क्या कहते हैं? 360 डिग्री कोण को संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण। कौन सा कोण कहते हैं? कोई समस्या? आगे बढ़े। वेरी गुड। लो चलो
क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? वेरी गुड, आपने तो दे दिया भाई देखते ही जवाब, पहले बता दिया गया मैंने। वेरी गुड, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अब बताओ तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मैं क्या कर रहा हूं। यदि दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? पूरक कोण। कौन से कोण कहते हैं? और दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें कौन से कोण कहते हैं? समपूरक कोण। बात में क्या? चलो नेक्स्ट प्रश्न, एक चतुर्भुज के तीनों कोण ये है तो चौथा कोण जल्दी बताओ, हल करके बताओ जल्दी, इधर मत देखो, निकालो पेन कॉपी चलाओ फटाफट। बस इधर बता दिया 120 होता है, देख करके जल्दी करो, जोड़ो फटाफट। पहले ये बताओ योग कितना है तीनों का? जल्दी करो। 240 है क्या योग? चौथा कोण ज्ञात करना है ना? चौथा कोण तो ऐसा देख लो, हल करते समय कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 किसके बराबर है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। पर कोण 1 का मान बोलो कितना है? 90 प्लस 75 प्लस 75 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री। 75 75 150 में 90 जोड़ेंगे तो 240, तो 240 डिग्री प्लस कोण 4 बराबर कितना आएगा? 360। तो कोण 4 का मान 360 में से कितना घटाएंगे? अरे 360 में कितना घटाएंगे तो कितना आएगा? तो कोण 4 का मान कितना आएगा? 120 डिग्री। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें आप घबरा रहे हो, राम जाने क्या उत्तर देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट सवाल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व्यास के संबंध में, वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आदि। तो व्यास क्या होगा? व्यास क्या होगा? त्रिज्या का। और अंग्रेजी में व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है। और 2 गुणा त्रिज्या का मतलब आर, तो डी बराबर कितना आएगा? 2r। डी बराबर 2r। तो r का मान कितना आ जाएगा? डी बटा, अरे r को इधर रख दिया ना तो d के भाग में कौन चल जाएगा? 2 चल जाएगा। बस में क्या? तो अपना उत्तर कौन सा आएगा? r बराबर d बटा 2। तो ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का क्या रहेगा? उत्तर। इसका मतलब त्रिज्या व्यास की क्या होती है? अरे त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों तुमसे ना सारे पूछूंगा बेटा अभी, हाँ अभी सारी सर्वसमीकरण पूछूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बालकिशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बता, टाइम नहीं लगना चाहिए, याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे बोल, रैपट खाओ लो बराबर में आता है क्या 2ab? हाँ राहुल प्रजापत खड़ा हो, राहुल प्रजापत खड़ा हो। राहुल प्रजापत बता।
हाँ बताओ रे। पास में आएगी ना, कोई दिक्कत? इसको तो उतारो, है ना, और कुछ सरल समीकरण लिखो साथ में, लिखो याद करने के लिए, जल्दी लिख लेना। नंबर पहली सरल समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी प्रकार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिख लेना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब। जल्दी करो। साथ में इनके प्रसार भी लिख लेना आप लोग। क्यूब बता दें। अब देखो इधर याद करने का तरीका देखो, इधर सबसे पहले तो याद करने का तरीका देखो, इधर ध्यान दो भाई, कुछ मत करो। कितनी घात है? तो एक ज्यादा बार लिखना है। कितनी बार ज्यादा लिखना है? एक ज्यादा बार। इसका मतलब ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, लिख लिया गया? कोई समस्या नहीं है? इसमें बताओ कितने हैं? दो ही है क्या? तो यहां भी यही काम करना है, ए बी और ए बी। बीच में प्लस माइनस मत लगाना, मैं बताऊंगा प्लस माइनस कैसे लगाया जाता है। अब देखो इधर तीन है क्या? तो एक ज्यादा, ए बी प्लस 4 बार, ठीक है। आगे जिसमें माइनस है उसमें चिन्ह मत लगाना, तो बताओ, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्या दिक्कत? याद हो जाएगा? अरे याद हो जाएगा ना, तो ऐसे याद कर लेंगे अपन। अब यहां से ना घात लगाना स्टार्ट करो। क्या लगाना स्टार्ट करो? इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो अपन जानते हैं ना, ये वाला तो। अरे ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं, तीन वालों की, ठीक है, घात वालों की। ध्यान दो, सबसे पहले यहां से आप लगाना स्टार्ट करो। एक की घात को तो कम करते जाओ और बी की घात को बढ़ाते जाओ। अब बता, एक की घात बता, घात कितनी लगी हुई है? 2। तो एक की घात क्या लिखेंगे? 2। एक की घात कितनी है यहां पर? 2। तो यहां पर भी 2। एक की घात बता यहां कितनी है? यहां भी कितनी लिखेंगे? यहां 3 है तो यहां भी कितनी लिखेंगे? कोई समस्या है क्या? तो एक की घात को तो बताओ क्या करो? एक की घात को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? और बी की घात को क्या करना है? बढ़ाना है। और बढ़ाने में 0 से स्टार्ट। तो जहां ए 2 है वहां बी कितना होगा? तो बी कितना होगा? यहां भी बी कितना होगा? और बी कितना होगा? अब ए की घात को घटाना है, बी की घात को क्या करना है? बढ़ाना है। बताओ, ए की घात को घटाओ 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। बताओ, ए की घात बी की घात, 1 घटाओ 1 जोड़ दो, बस में की। अब बताओ यहां से ए की घात बी की घात भी 1, और कितना जाएगा? और यह कितना? यहां बताओ, 1 कम होगा तो, और 1 जो बढ़ेगा तो 1, 2 में 1 कम तो, बी में 2 बढ़ेगा तो बढ़ गया। तो इसके बाद बोलो 0 और बाद में 3, यहां बोलो 2 1 1 2 0 3। कोई समस्या नहीं है ना? याद हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या याद? चलो 1 मिनट। चलो ध्यान दो, है ना, ये हो गया। इसके बाद अब इनके गुणांकों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? गुणांक को। अब गुणांक कैसे लिखना, ध्यान से सुन लो।
गुणांक कैसे लिखना है ये भी आपको ध्यान से रखना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, बड़ा कर देते हैं हम लोग, बड़ा कर ले इसको थोड़ा सा, ताकि थोड़ा दिख अच्छा जाएगा। दिख रहा है क्या सबको? अब ध्यान दो इधर, बताओ घात कितनी है? घात कितनी है? तो आगे क्या लगाओ? 2। आगे और पीछे वाले को चेंज, हाँ, तो केवल बीच बीच में दो, आगे क्या लगा दो? यहां बताओ क्या लगाएंगे? यहां घात कितनी है? अधिकतम घात 3, तो बीच के दोनों पदों को बताओ क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3। और बताओ यहां पर बीच के दोनों पदों को, क्या याद हो जाएंगे क्या? ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं चिन्ह की। किसकी बात करेंगे? चिन्ह की बात करें तो चिन्ह की बात में डरने की आवश्यकता। अब देखो यहां तो क्या है प्लस, तो हर जगह क्या आएगा? हर जगह प्लस में हर जगह क्या आएगा? टेंशन किसकी है? केवल माइनस की। आप लोगों को पता है क्या सर, माइनस की घात यदि सम संख्या होती है, क्या होती है? तो उत्तर किस में आता है? और माइनस की घात क्या होती है? विषम संख्या, तो उत्तर किस में आता है? अरे ये तो पढ़ा है ना सबने, मनीष पढ़ा है क्या? अब बताए यहां पर b की घात माइनस किसके लगा हुआ है? b के लगा हुआ है क्या? तो घात किसकी देखना है? b की। किसकी देखना है? b की। तो बता b की घात बता यहाँ कितनी है? 0। 0 का मतलब सम, तो आगे क्या आएगा? प्लस। बता 0 घात 1, 1 का मतलब विषम, 1 का मतलब, तो आगे क्या आएगा इसके? b का बता 2, 2 का मतलब सम, तो आगे क्या आएगा? पास में क्या? आगे बताओ इधर, b की घात 0, ये तो प्लस में सब आ गया। इसके बाद b की घात 0 का मतलब क्या होता है? सम, आगे क्या आएगा? प्लस। b की घात क्या है? 1, 1 का मतलब विषम, तो आगे क्या आएगा? b की घात क्या है? सम, तो आगे क्या आएगा? b की घात क्या है? 3 का मतलब विषम, तो आगे क्या आएगा? अब सब लोग जान गए, उत्तर तो लिख लेंगे हम लोग। अब इनका सबका हम लोग हल लिख लेते हैं। हल लिखने के लिए ध्यान दो इधर, सबसे a का स्क्वायर और किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। अरे किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना होता है? और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क है? अब आगे बोलो 2ab जैसा का जैसा, अरे भाई एक घात का मतलब भी वही रहेगा, और एक की घात 0 का मतलब 1, और 1 को गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो भी क्या रहेगा? नीचे भी लिख लें, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या समझ सब क्या आएगी? आगे बताओ नेक्स्ट देखें, नीचे वाले में बोलो, इस वाले में a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अरे एक घात लिखने का कोई महत्व नहीं है ना, ध्यान से समझना है इसको। प्लस 3a b का स्क्वायर, आगे बोलो a की घात 0 का मतलब 1, तो सीधा कितना आ जाएगा? b का क्यूब। नीचे बोलो a का क्यूब बीच में क्या है? तो 3a स्क्वायर b, बीच में क्या है? तो 3a स्क्वायर b। आगे बोलो, अच्छा b के ऊपर लगेगा स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस का b क्यूब। भाई एक की घात 0 का मतलब देखा गया ना। उतार लो फटाफट, तुरंत उतारो, इसको भी उतार लेना, उसको भी उतार लेना। हाँ, और आगे से देखो, वो तो मैंने क्या है आपको याद करने के लिए बताया, भाई आप भूल जाए तो कैसे बनाना है, लेकिन आगे से ये याद करना रहे, इनको क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। कार्तिक कुमार तो आगे से नहीं सुनागा, मुझे नहीं आता। मैंने कई बार आपको बता चुका, केवल आप याद नहीं करते घर पे जाके। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये कि तुम लोग घर पे जाके पढ़ते ही नहीं हो, और मुंह उठा के कहते याद ही नहीं हमको। तो याद कौन करेगा? टीचर करेगा क्या याद? याद तो आपको करना, हमको याद करना है क्या? ये मूर्खों की तरह बस बात करते हैं। जल्दी उतारो।
चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। चलो प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओरिजिन। और 0 ऐसे लंबा लिखा जाता है, याद रखना। ओ को ऐसे गोल लिखा जाता है। बात में क्या कोई समस्या वाली बात? आगे देखो, चरों का रेखिक समीकरण है, कितने चर है? तो उत्तर क्या आ जाएगा? कितना आसान प्रश्न पूछा है। हाँ अवस्थित में आए थे, वेरी गुड। बताओ का मान, अब जब भी देखो इसके करनी में याद रखना, ये 3 है ना, 3 गुणा में नहीं है, ये 3 गुणा में, इसका मतलब ये ऐसे है नीचे करनी में, और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है घात 1/3। घात कितना हो गया? 1/। सबको पता है क्या? और सबको एक बात का पता होगा, सर रूट का मतलब कितना होता है? भाई रूट में, रूट का मतलब कितना होता है? घात 1/2। कितना होता है? 1/2। यही होता है क्या? और रूट का मतलब होता है घात 1/2। बस में क्या? इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है इसका मतलब? और जब ऐसा 3 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? घनमूल। मतलब 8 का घनमूल कितना होता है? 8 का घनमूल कितना होता है? इस आगे बात समझ। और आप ऐसे चाहो तो 8 को बताओ क्या लिख सकते हैं? पूरा ऑपरेशन करके पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, खुल करके पढ़ाएंगे अपन। 2 की घात, अरे 2 की घात 3 आएगा क्या? घातों के बीच में ब्रैकेट हो तो घातें क्या होती है? गुणा। घातें क्या होती है? तो 3 गुणा 1/3 से करेंगे, 3 एकम 3, और नीचे 3 से 3 गया तो 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब क्या आता है? फिर भी उत्तर कितना आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो हाँ, तो उत्तर कितना आएगा इसका? 2। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। वर्त की सभी त्रिज्याएं, अरे भाई साहब ऐसा समान नहीं होती, वर्त की त्रिज्याएं समान होती है। वर्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान। तो ये याद रखने की बात है। हाँ, वर्त की सभी त्रिज्याएं बताओ क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? सभी त्रिज्याएं समान। अब एक बात ध्यान दो, वर्त के सभी व्यास भी क्या होते हैं? वर्त के सभी व्यास भी क्या होते हैं? समान। वर्त की सभी त्रिज्याएं भी क्या होती है? तो ये याद रखने की बातें हैं। पास में क्या, त्रिज्या कोई सी भी हो, सभी त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? तो आप समान नहीं लिखो, तो समान की जगह आप क्या लिख सकते हैं? बराबर भी आप लिख सकते हैं। हाँ, क्या पता है किसका पेपर है? अरे हाँ, इसको परिधि लिखना ही नहीं आ रहा। किसकी फोटो खींच के लाए हो रे आप लोग? किसका लेके आए थे पेपर आप? तो किसका पेपर था ये? खुशबू, उसकी उसकी बहन खाते गए साल का है ना? ठीक है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे, अरे नहीं रे, वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है वर्त की सबसे बड़ी जीवा? व्यास। हाँ, अब देखो इधर, ये आपको पता नहीं होगा, मैं बताऊं आपको, ध्यान दो इधर। सबसे पहले ये कोई व्रत है, आप तो समझो ये क्या कोई व्रत, व्रत के अंदर स्थित ये बिंदु बताओ सेंटर क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? व्यास से गुजरने, सॉरी केंद्र से गुजरने वाली जीवा बताओ क्या कहलाएगी? केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास। केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, तो ये चारों तरफ का घेरा बताओ क्या कहलाता है? परिधि। घेरा क्या कहलाएगा? परिधि। और ये पूरा क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जीवा। कोई दिक्कत नहीं है ना? इस प्रकार से कुछ चीजों का पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, का मान ज्ञात करो।
का मान ज्ञात करो। तो का मतलब 2 की घात 3 बटे 2 की घात -4। तो आपको पता है कोई भी घात नीचे है माइनस में, ऊपर किस में जाती है, प्लस में, लेकिन किस में जाएगी, गुणा में। किस में जाएगी, तो 2 की घात 3 पहले बेटा है, और गुणा में कौन आ जाएगा, 2 की घात, लेकिन 4 किसका हो जाएगा, प्लस का। अब सबको पता है ना, आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। इसका मतलब आधार तो जैसा का, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 3 और 4, और यही अपने प्रश्न का क्या रहेगा। किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं आएगी ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, बहुपद का शून्यक क्या होगा। और कई बार हम लोगों ने चर्चा की, जब भी शून्यक के बारे में सवाल चर्चा करें, इसका मतलब बहुपद को किसके बराबर मानना है, 0 के बराबर। किसके बराबर मानना है, सुन ले कान खोल के, जब भी किसके बराबर बोले, शून्यकों के लिए। इसका मतलब जो भी आपको बहुपद दे रखा है, उस बहुपद को किसके बराबर मानना है। इसका मतलब सबसे पहले बताओ बहुपद कौन है, px बराबर 5x प्लस, किसके लिखेंगे नीचे, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या करते हैं, px बराबर, px का मान कितना है, 5x प्लस 3 बराबर। अब शून्य का मतलब x का मान निकालना, किसका मान निकालना है, क्या निकाल लेंगे क्या हम लोग, स्थिति में क्या निकालने की में, तो बताओ 3 को उधर भेजो, -3, 5 किस में, गुणा में, किस में जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया पपीता बेटा, कितना आ गया, -3 बटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे निकालोगे कैसे, अब ये तो अपने 9वीं क्लास में 10th में आएगा, स्क्वायर वाले, द्विघात वाले, उनका भी हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। हाँ, वो सिद्धाचार्य सूत्र से करना सीखेंगे, गुणनखंड विधि से करना सीखेंगे, जो भी है वहां पर करना सीखेंगे। बस में क्या, यहाँ पर तो छोटे मोटे सवाल है, हो जाएगा। अगला बताओ, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कितना आसान प्रश्न है, देखिए साहब। अब बताओ, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, तो ये सबको पता है क्या ऐसा, गुरुजी इधर दोनों किसके होते हैं, इधर पहला माइनस दूसरा, इसमें दोनों ही किसके, पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा माइनस। कौन सा चतुर्थांश, ये कौन सा, ये कौन सा, और ये कौन सा, तो बताओ पहला माइनस दूसरा प्लस, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो चतुर्थांश कौन सा हो गया, तो लिखना द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल में। चलो नेक्स्ट, समीकरण को रूप में लिखो, किस में लिखो, ये कौन सा रूप है, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप है। इसका मतलब गुरुजी समीकरण मिटा दोगे इनको, ठीक है। चलो आप विद्वान हो ना, हाँ इससे मिटा रहा हूं मैं, आप लिखोगे तो है ही नहीं, आपको सब कुछ याद होता है। चलो देखिए इधर, बताओ क्या है, y बराबर कितना है, बोलो 2x, y बराबर कितना है, y को उधर भेज दो क्या, तो 2x बराबर कितना आ गया, इधर 0 रह गया, उधर माइनस में कौन गया, 0, इधर लगाओ चाहिए, 2x माइनस y बराबर क्या आ गया, 0। तुलना कर ले क्या, तो नीचे लिखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। और तुलना करने का मतलब गुरुजी a का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन हो गया, x का गुणांक कौन हो गया, x का गुणांक कौन हो गया बताओ, x का गुणांक कौन हो गया, 2, b का मान, y का गुणांक, और सबको पता है गुरुजी कुछ भी नहीं है तो आगे कितना आएगा, आगे कुछ भी नहीं तो कितना आएगा, 1, तो माइनस का 1। और c का मान जहां लिखा हुआ ही नहीं है ना, जहां पद ही नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पद नहीं है वो 0 होगा, पद है लेकिन लिखा हुआ आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या मानना है, 1, क्या मानना है, 1। बस में की कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। तो सब बच्चे इसको कल करके लाएंगे, मैं देखूंगा सबके,
हाँ, ये तुम्हें किताब में यूक्लिड के अभिगणित के नाम से एक प्रश्नावली है ना अपने। हाँ, कल चेक नहीं कराया मनीष, तो देख तू बेटा कल। संपूरक कोण किसे कहते हैं? बता दिया ना थोड़ी देर पहले, संपूरक कोण। यदि दो कोणों का मान कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। बताओ, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, समचतुर्भुज की दो विशेषताएं लिखो। समचतुर्भुज जानते क्या? ऐसा जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? चारों भुजाएं क्या होती है? तो पहली विशेषता क्या? जिस चारों भुजाएं क्या होनी? समान होनी चाहिए। दूसरी और दूसरी बात क्या है बताओ? नहीं, इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। बस में ही दूसरी बात, आमने सामने कोणों का योग भी क्या होता है? आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। योग नहीं, आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। ये बात आपको पता होनी। कुछ दिक्कत? मैंने तीन विशेषता बता दी। पहली विशेषता, सभी भुजाएं क्या होती है? समान। दूसरी विशेषता, आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। तीसरी विशेषता बताओ, विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्या है बताओ इसमें? पिरामिड किसे कहते हैं? ये भी आपको मैं कल परिभाषा आप ढूंढना। आप क्या है कि तुम लोगों की जो नई पीढ़ी है ना, किताब में पढ़ती रही है, और इन दोनों क्वेश्चनों का अगर आपने कल किताब पढ़ करके उत्तर नहीं दिया और नहीं लिख के आए, तो फिर देखना आप लोग आपका मैं क्या हाल करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका यही लास्ट क्वेश्चन बताया ना इसका, तो फिर अपन लोग 2 नंबर वाले प्रश्न फिर अगले उसमें करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। सबसे पहले नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला वृत्त है। ओ केंद्र वाला क्या कोई वृत्त है, तथा PQ वृत्त पर बिंदु ए पर कोई स्पर्श रेखा है। यह साहब स्पर्श रेखा हो गई। कोण OAQ का मान ज्ञात कीजिए। OAQ का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा ये प्रमेय 10वीं क्लास में, किसमें? आप तो याद रख लेना केवल, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बताओ क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? तुम्हें याद कर लोगे ना? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। इसका मतलब कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? कितना डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। अगले अपन सेशन में कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? लघु प्रश्न, जो कि कितने नंबर के आएंगे अपने पास में? 1.5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।